बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी इंतहाई अहम है और स्टोरी है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का इंटरव्यू। एक यूट्यूब को उन्होंने इंटरव्यू दिया और जनाब एक यूट्यूबर को, और उस इंटरव्यू पे बड़ी बहस हो रही है। इस इंटरव्यू के तकरीबन 48 मिनट के इस इंटरव्यू में मैंने 7 अहम तरीन और दिलचस्प तरीन निकात निकाले हैं, उनको डिस्कस करना है। आप यकीन कीजिए मज़ा आ जाता है उनको सुन के। इस पे बहस छिड़ पड़ी कि जनाब ये ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। क्या जज का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो अलाउ करता है इस तरह के इंटरव्यूज़ देना या नहीं करता। बहुत ही उसी तरह से जनाब वो मुख्तलिफ़ किस्म के यूट्यूबर्स और पता नहीं सहाफ़ी और पता नहीं कौन कौन और एंकर्स वगैरह शुरू हो गई। ये बहस शुरू हो गई कि जनाब ऐसा से ये मैं ज़रूर मेरिट पे बताऊंगा, इंशाअल्लाह मेरिट पे तबसरा करूंगा कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, जज का कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या कहता है और ये सारी चीज़ें, ये वीडियो के आखिर पे। अब आ जाएं आप उस इंटरव्यू पे। असल में इंटरव्यू ये हुआ 19 जून 2021 को, ठीक है, क़य्यूम सिद्दीकी साहब के यूट्यूब चैनल को दिया। और वो अपना रिपोर्टर हैं, उनका जंग जियो से ताल्लुक़ है और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, और वो गालिबन जो है ना सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर भी हैं, और इस वजह से उनको वो इंटरव्यू दिया। और 19 जून 2021 यानी 2 रोज़ कबल काजी मोहम्मद ईसा साहब यानी वालिद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के वालिद की 45वीं बरसी थी, 45th। तो उन्होंने इंटरव्यू की इब्तिदा में ही कह दिया कि ये इंटरव्यू को मैं जज के तौर पे नहीं दे रहा, मैं एक बेटे के तौर पे दे रहा हूँ। और कौन सा बेटा? जो कि तहरीके पाकिस्तान के रहनुमा का बेटा। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि उनके कोई ऐसा बहुत यहाँ पे मोहतरम हैं जजेस सारे, और वो बहुत सारे, हर किसी का वालिद इस तरह से काबिल ज़िक्र नहीं होता। हर किसी के वो काबिल ज़िक्र से मुराद ये है कि कोई उनका कोई रोल हो। अब उनका तहरीक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रोल था, सुना तो हमने पहले भी था, पढ़ा भी था, लेकिन जो अब बातें पता चली हैं वो बहुत ही अहम बातें हैं। और कुछ लोग तो कह रहे थे ना कि भाई सारे 48 मिनट के इंटरव्यू में उनके वालिद ही चलते रहे और सारा कुछ जो है ना उनके कसीदे पढ़े जाते रहे। भाई वो बहुत ज़बरदस्त बात है, वो तो मुझे तो यकीन करें बहुत सारी बातें पहली दफ़ा पता चली। बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए मैं उन 7 अहम तरीन और दिलचस्प तरीन, आप ख़ुद मानेंगे कि दिलचस्प तरीन नुकात हैं। ये सारे निकात दिलचस्प तरीन भी हैं और अहम तरीन भी हैं। आजकल वैसे भी आपने तरीन का लफ्ज़ जो है ना मुल्क की सियासत में बहुत सारे, तो मैंने भी इसी वजह से कहा कि अहम तरीन और दिलचस्प तरीन। पहली बात आ जाए जनाब, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कराकुली टोपी से जिनाह कैब के सफ़र का बहुत ही दिलचस्प अंदाज में वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि एंकर ने उनसे सवाल किया, क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने, कि ये, और साथ एक तस्वीर भी दिखाई कि उन्होंने कहा कि ये तो जिनाह कैप है और ये आपके वालिद ने भी पहनी हुई है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह साहब ने भी पहनी हुई है, तो आपके वालिद साहब ने भी पहनी हुई है। तो ये दोनों ये कैसे, कोई पहले से कोई सलाह मशवरा करके आते थे या ये मैचिंग कैसे? उन्होंने कहा असल में बात यह है कि ये मेरे वालिद साहब पहनते थे और इसको असल में तो कराकुली टोपी कहते हैं, और वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह को जो है ना ये पसंद आ गई। तो उन्होंने कहा ये कहाँ से मिलती है? तो वो साथ ले गए उनको, मेरे वालिद साहब यानी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि जी मेरे वालिद साहब उनको साथ ले गए मार्केट, वहाँ जो भी उस वक़्त मार्केट थी, और वो वहीं पर कोयटा में या जहाँ पर भी। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जाके दुकानदार से पूछा और कहा कि ये टोपी कितने की है, कैप कितने की है? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही जो है ना, वो प्यार और मोहब्बत की वजह से ना, एहतराम और अकीदत की वजह से, उन्होंने कहा नहीं मैंने इसके पैसे नहीं लेने। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने फरमाया कि नहीं मैंने पैसे के बगैर तो ये कैप नहीं लेनी, ठीक है। तो उन्होंने कहा, फिर दुकानदार ने, तो वो फिर उसके बाद कायद-ए-आज़म ने उनकी तरफ देखा, काजी मोहम्मद ईसा साहब की तरफ, तो उनसे कहा कि ये कितने की होगी? तो उन्होंने कहा कि ये तकरीबन कोई 50 रुपए की होगी। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने उनको 200 रुपए का चेक काट के दिया। वो कहते हैं कि वो कैश में वो नहीं करते थे, चेक ही काटते थे, और वो चेक काट के 200 रुपए का चेक दिया कि चलें इनकी कोई हेल्प हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद
ये टोपी हमारे वो बनाने वाले जो थे वो सारे, उन्होंने कहा कि ये कराकुली टोपी नहीं, ये जिना कैप कहलाएगी। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही दिलचस्प एक वाकया था। और बहुत सारी चीज़ों को ना पॉजिटिव अंदाज में भी लें, बहुत सारी चीज़ें, ये बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की बात थी। मैंने कहा ना कि अहम तरीन और दिलचस्प तरीन। उसके बाद उन्होंने अपने वाले साहब का तज़किरा किया, और वाले साहब का नो डाउट, उन्होंने कहा कि वाले साहब ने सिर्फ बलूचिस्तान की मुस्लिम लीग को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान में एक डेवलप करने में या मैनेज करने में या एक आप कह सकते हैं कि उसको तरक्की देने में या पाकिस्तान की राह हमवार करने में सिर्फ किरदार नहीं अदा किया, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा जहां उस वक़्त कांग्रेस का बहुत जोर था, वहां पर भी जाके उन्होंने और पूरी जो खिदमात गिनवाई, तो वो नो डाउट रोंगटे खड़े कर देने वाली। और साथ ये भी कहा कि जनाब के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो मेरे वाले साहब को जब लिखते थे तो माय डियर ईसा, और उन्होंने खतूत बहुत संभाल के रखे हुए अपने वाले साहब के जो खतूत, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो 16 साल की उम्र के थे कि जब उनके वालिद साहब फौत हो गए, लेकिन वो खतूत उनके पास मौजूद थे। उस वीडियो में उन्होंने दिखाए हैं जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने, और वो संभाल के रखे हुए थे वो खतूत के। वो जनाब वो बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ कि फिर वो कहते हैं कि इतने तो उनकी कुर्ब था कि वो आमतौर पर, वैसे उनकी बात ठीक है कि आमतौर पर कायद-ए-आज़म बहुत ही फार्मल खिताबात वगैरह इस्तेमाल, वो कायद-ए-आज़म वैसे भी आप उनकी लाइफ को जिसने स्टडी किया वो बड़े फार्मल इंसान थे। बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है कि वो बहुत इनफॉर्मल हुए हों, तो इस वजह से वो कहते हैं माय डियर ईसा वो लिखते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि ये तहरीक हमें जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के वालिद के तौर पे नहीं, बल्कि तहरीक पाकिस्तान के एक कारकुन और तहरीक पाकिस्तान के एक रहनुमा के तौर पे और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सच्चे साथी के तौर पे उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई आर नहीं है। उसके बाद जनाब उन्होंने एक बात की, अगला नुक्ता, ये तीसरे नुक्ते में मैं आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि जनाब कि वो एक जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते थे मेरे वालिद साहब को, या जो भी उनको वो लिखते थे, तो वो साथ ना उस वक़्त मुस्लिम लीग का, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के आइन की शिक भी लिखते थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जनाब कि भाई मुस्लिम लीग, अब वो कहते हैं कि वो तो एक पार्टी का आइन था, मुल्क का आइन या रियासत का आइन नहीं था, एक पार्टी का आइन था, लेकिन फिर भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पर भी एंकर ने सवाल किया कि जनाब कि आइन ज़्यादा अहम होता है, ये इदारे, तो उन्होंने कहा कि इदारे भी अहम हैं, लेकिन सारे के सारे इदारे आइन के ताबे होते हैं असल में। ये तीसरा। चौथा नुक्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प, कहते हैं कि ये हम में से बहुत सारों ने सुना, लेकिन कोई इसको किसी से मनसूब करता है, मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई किधर से, कोई यहाँ कराची से, कोई किधर से। ये जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने बताया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेज़ी में, आमतौर पे वो अंग्रेज़ी में ही तकरीर करते थे। इवन वहाँ जो करारदाद पाकिस्तान की तकरीर थी वो भी उन्होंने अंग्रेज़ी में की, बाकी भी बहुत सारी। तो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज़ी में तकरीर की आके वहाँ बलूचिस्तान में, कोयटा में, और वो जनाब को 1 घंटे की तकरीर करते रहे, और लोग बहुत टिकटिकी बांध के और बहुत ही तवज्जो के साथ सुनते रहे। और एक बूढ़ा शख्स, अनपढ़ सा शख्स था, तो वो जो बूढ़ा बैठा हुआ था, तो मेरे वालिद ने और बाकी लोगों ने उससे पूछा कि भाई आपको समझ आ रही है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर आपको सब समझ नहीं आ रही तो आप तो बहुत ही तवज्जो से और गौर से सुन रहे हैं तकरीर का, जादू आपको जब समझ ही नहीं आ रही तो आप क्या सुन रहे हैं? तो उन्होंने कहा मुझे समझ आए ना आए, लेकिन मुझे ये पता है कि ये बंदा सच बोल रहा है। ये बहुत ही कमाल की बात है, मैं समझता हूँ, और ज़बरदस्त बात है कि जनाब कि अगर आपको समझ भी ना आए, लेकिन आपको किसी की नीयत का, उसके चेहरे के तासुरात का, वो कहते हैं ना कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिल का आईना होता है। अगर आपके दिल में सच्चाई है तो वो चेहरे से आया हो जाती है। कहते हैं कि कुछ भी हो, मुझे अंग्रेजी की समझ नहीं आती, लेकिन मुझे ये पता है कि ये शख्स जो है ना, ये हमारा लीडर जो है, ये सच्चा है और ये सच बोल रहा है। क्या ज़बरदस्त बात की है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये हमने पहली दफ़ा सुना। अगला नुक्ता आप आ जाएं पांचवें नुक्ते पे, बल्कि तो वो जनाब वो कहते हैं कि उनकी ये पहली दफ़ा, वैसे मैंने भी पहली दफ़ा सुना है, और बहुत इस तरह की बातें सामने आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो खतूत हैं, हो सकता है कि ये वहाँ कौमी विरसे में और इस तरीके की चीज़ों में पड़े हों, लेकिन इनको भी वहाँ होना चाहिए। ये कौन का विरसा है ये ऐसे खतूत? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो काजी अपना मोहम्मद ईसा साहब को लिखे हुए खतूत हैं, वो बहुत ही एक यूँ समझ लें कि कौमी असासा हैं, उनको कौमी असासे के तौर पे होना चाहिए। अब उसके बाद जो मैंने ये पांचवा नुक्ता बता रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा सुना
कि जनाब के वो कहते हैं कि भाई जो है ना मेरी वालदा का भी रोल था जी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को तरक्की देने में, पाकिस्तान की राह हमवार करने में, तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बाकायदा उन्होंने मिसालें दी, ये बड़ी बात है। और साथ ये भी कहा बहुत ही, और वाकई ऐसे ही है, बहुत ही कम वालिदैन यानी दोनों मियाँ बीवी या दोनों किसी के वालिदैन जो दोनों ही जो है ना, बहुत कम मिसालें हैं कि जो दोनों तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा हों और जो जिन्होंने तहरीक, इसके बाद मैंने एक सवाल करना है, जो दोनों ही जो है ना, मतलब इस हवाले से मैं हैरान हूं कि हम ऐसे अजीम पाकिस्तान के फर्जंदों के फर्जंद को किस हवाले से ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे अजीम फर्जंद तहरीक पाकिस्तान के कारकुन और रहनुमा जिनके वालिद ने भी बेहतरीन किरदार अदा किया हो कायद आज़म का साथ देने में और पाकिस्तान की राह हमवार करने में और पाकिस्तान बनाने की राह हमवार, और उनकी वालदा ने भी साथ दिया हो, हमें तो ऐसे शख्स को सल्यूट करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये तारीख देख रही है, ये चश्मे फलक देख रही है, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। बहरहाल अब उसके बाद आ जाएं कि उनसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद से किसी ने, ये छठा नुक्ता है, मैंने 7 नुक्ते बयान करने हैं, उसके बाद मैंने आपके साथ वो बताना है कि ये करना चाहिए था इंटरव्यू या नहीं होना चाहिए था, इस पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अच्छा जनाब, वो कहते हैं कि उनके वालिद से सवाल हुआ कि आपने तहरीक पाकिस्तान में इतना किरदार अदा किया, आपने पाकिस्तान के बनाने में इतनी खिदमत की और सारा कुछ वो हुआ, तो आपको क्या मिला? तो कहते हैं कि उन्होंने जेब से एक बाल पॉइंट निकाला, उन्होंने कहा कि मुझे ये बाल पॉइंट भी नहीं मिला। तो ये जबरदस्त वो बात है। और फिर उसके बाद उन्होंने वो मोहसिन भोपाली साहब का शेर भी पढ़ा कि रंगी ये सियासत दौरान तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। मकसद कहने का ये है कि वाकई ऐसी बात है कि यहाँ मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं में से जब वो पाकिस्तान बन गया और उनको वो ओहदे कोई इस तरीके के मिले कि जो खिदमत अदा कर रहे थे, जब वो उसके बाद रिटायर होके गए कुछ लोग, ये मैं बता दूं, चाहे वो कराची में बैठे हों या कोयटा में या जिस रिटायर होके गए, और फिर उसके बाद जब आए अपने ऑफिस में, रिटायरमेंट के बाद कभी चक्कर लगता है, कुछ लोग अपने ऑफिस में आए तो हैरान रह गए, कहते हैं वही ऑफिस है, उसकी लटरम पटरम, उसकी जनाब जहो हशम, उनके अखराजात, उनका यूं पानी की तरह पैसों को उड़ाना, वो तो उनका तो खून खौल उठा, यकीन करें उन लोगों का। तो कहते हैं कि मेरे वाले साहब ने पेन निकाल के, बाल पॉइंट निकाल के जेब से कहा कि हमें तो ये भी नहीं मिला। और फिर उसके बाद उन्होंने मोहसिन भोपाली का वो शेर भी पढ़ा। फिर उसके बाद उन्होंने खास तौर पे ये उनको कि बाकियों को भी कुछ नहीं मिला, तहरीक पाकिस्तान बेलौस खिदमत की उन्होंने पाकिस्तान की और पाकिस्तान बनाने में, बाकियों को भी कुछ नहीं मिला और कोई किसी को कोई ना जमीन मिली ना प्लाट मिला। शायद प्लाट पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया, या हमें लगा प्लाटों शराटों की कहानियां शहानियां। चलें आगे चलें जनाब। उन्होंने 7वां नुक्ता और आखिरी नुक्ता, उन्होंने कहा कि 16 साल की उम्र में, मैं उस वक्त 16 साल का था कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। बहुत बड़ी बात भाई। उन्होंने कहा कि जनाब कि मेरी वालदा ने, हमारे 2 गैराज थे, उन गैराजों को एनेक्सी में तब्दील किया, हम वहां रिहाइश पजीर हो गए और जो हमारा घर था वो किराए पे दे दिया ताकि उसके किराए से हम घर चला सकें। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए। अब मैं इस वजह से फर्दर इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बात यह है कि ये होते हैं वो अजीम इंसान। और उसके बाद अपने से सवाल कीजिए, रियासत से सवाल कीजिए, रियासती इदारों से सवाल कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए, गवर्नमेंट से सवाल कीजिए कि ऐसे अजीम इंसानों के सपूत और बेटे के साथ, जो कि बलूचिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के वाहिद जज हैं, उनके साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं, ये ज़रा सवाल कीजिए। वो हमें बर्दाश्त नहीं है कि वो 2023 में आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लीड करें और 2023 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। अब आ जाएं जनाब उस सवाल पर कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है जज का। जनाब बड़ी बातें होती हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। अगर मैं आपको कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे याद दिलाऊं ना, तो फिर मुझे बाबा रहमता याद आएगा कि बाबा रहमता को देखें कि कभी बाबा रहमता ने तो खैर से टीवी को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया था।
बाबा रहमता ने तो खैर से आपको मालूम है कि जाके बैरून मुल्क चंदे इकट्ठे किए और चंदा इकट्ठे करने की, डैम के लिए चंदा इकट्ठा करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। बाबा रहमते ने जनरल इलेक्शन 2018 से चंद हफ्ते कबल, ठीक है ना, चंद हफ्ते, मेरे ख्याल 20-25 दिन कबल हो गया या 15 दिन कबल हो गया, इसी तरह से, मुझे सही याद नहीं है, शेख रशीद साहब के हलके में, जो कि शेख रशीद साहब जनाब, आपको पता है कि शेख रशीद साहब उस वक़्त क्या हुकूमती एक किस्म के जो है ना रहनुमा और हुकूमती, उनका अपना वो टिकट था, लेकिन वो आपको पता है सब क्या सूरत हाल थी। उनके साथ जाके बाबा रहमते ने अस्पताल का इफ्तिताह किया था, आपको याद होगा। उस वक़्त किसी को कोड ऑफ कंडक्ट याद नहीं आया, उस वक्त किसी को कोड ऑफ कंडक्ट याद नहीं आया। बाबा रहमत कभी एक हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं तो कभी दूसरे का कर रहे हैं, कभी तीसरे, कभी किसी स्कूल का कर रहे हैं तो कभी किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कभी किसी बाजार में जा टपके हैं तो कभी किसी कोर्ट में जा टपके हैं, तो कभी कहाँ चले गए हैं तो कभी कहाँ चले गए हैं, कभी अस्पताल में चले गए हैं। तो उस वक्त किसी को कोड ऑफ, भाई कोड ऑफ कंडक्ट आप अगर कहें ना कि बहुत ही आइडियलिज्म पे चले जाएं, बहुत ही एक आइडियल माहौल तलाश करें, तो फिर सहाफ़ी का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक एथिक्स है, जज का भी है, जर्नैल का भी है, ब्यूरोक्रेट का भी है, गवर्नर का भी है, प्राइम मिनिस्टर का भी है। हर किसी का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, हर किसी के कुछ SOPs हैं। यहां आप हैरान तब हों कि जो सहाफ़ी तो बड़े ही आइडियल माहौल में काम कर रहे हो, बहुत ही सच्चाई का पैकर हो, मीडिया तो बहुत ही सच्चा हो और बहुत ही सच्चाई उगल रहा हो, और इस तरीके से जनाब अपने आईनी और कानूनी दायरे से कोई भी बाहर न जा रहे हों, और सिर्फ एक ऐसा आइडियल माहौल हो कि जो बिल्कुल कोई ऐसा इदारा जो हल्फ लेते हुए भी कहते हैं जिनके लोग कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, और वो कर ही नहीं रहे, ना कर रहे हों, और जजेस भी अपने पूरे कोड ऑफ कंडक्ट पे बैठे हों, और जनाब सारे के सारे जो है ना सहाफ़ी भी अपने सारे एथिक्स को फॉलो कर रहे हों, और सारे के सारी गवर्नमेंट भी और रियासती इदारे भी फॉलो कर रहे हों, और जनाब तमाम के तमाम डॉक्टर से लेकर क्लर्क तक सब कुछ जो है ना बहुत ही अपनी कानून आइन की किताब पर चल रहे हों, और रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल पैरोकार हों, कोई बंदा उस मुल्क में इशारा भी ना तोड़ रहा हो, उस मुल्क में ये अचानक बस एक कयामत आ गई कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने इंटरव्यू क्यों दे दिया है एक यूट्यूबर को। भाई अगर बात यह है कि किसी का इस तरीके से, और अगर इंटरव्यू दिया है, उन्होंने इंटरव्यू में कोई सियासी बात नहीं की, कोई अपने मुकदमे से रिलेटेड बात नहीं की, कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं की, अगर एक तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा के सपूत ने, बेटे ने, फरजंद ने बताई हैं बातें कौम को, और कौम का एक इस तरीके से हमीयत जाग गई है, और कौम का वकार जाग गया है, बुलंद हुआ है वकार, और कौम के जो है ना बच्चों को पता चला है कि अच्छा तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं ने किस तरह की कुर्बानियां देकर पाकिस्तान बनाया है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। मैं समझता हूं आप अगर बहुत ही कोई फरिश्तों की सोसाइटी में एक बैठ गए हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वाहिद इंसान, और उन्होंने जनाब कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी है, बाकी सोसाइटी तो सारी फरिश्तों की है, वो तो नाक की सीध में चल रहे हैं, यूं किताब को फॉलो कर रहे हैं, मेरे समेत मैं कह रहा हूं, और एक काजी फायज ईसा साहब आए, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर दिया है। तो बात यह होती है किसी चीज को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हम, किसी चीज को यहां पर यह नहीं देख सकते आइसोलेशन में, हर एक चीज को हकीकत के पैराए में देखना पड़ेगा, हर एक चीज को हकीकत के पैराए में परखना पड़ेगा कि यहां पर कौन कौन किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहा है। और कोड ऑफ कंडक्ट आप सुबह से लेकर शाम तक 50 लोगों की टीम बनाएं और कहें कि जनाब फलां जज की इस तरीके से आपने जो है ना तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, उसकी पगड़ी उछालनी है, उसका सब कुछ जो है ना मिट्टी में मिलाना है, और बिल्कुल आप मतलब एक प्रोपेगेंडा और प्लांटेड एजेंडा के तहत, और उनको इस तरह की भी कोई इजाजत ना हो कि वो तहरीक पाकिस्तान का। अब उसके बाद काजी फायज ईसा साहब ने ना चाहते हुए, ना करते हुए, गैर महसूस तौर पे हम सब के लिए एक सवाल छोड़ा है। उन्होंने वालिदैन का तारुफ इस वजह से कराया, किताबों में हमें पढ़ा था, हमें पता था, लेकिन मजीद भी इस तरह से कराया कि अब आप यकीन कीजिए कि हर शख्स ये पूछने पे मजबूर होगा कि एक ऐसे तहरीक पाकिस्तान के फर्जंद का फर्जंद
कि जो आपको कबूल नहीं है। हैरत है आप पर, हैफ सद हैफ है आप पर, अफसोस सद अफसोस है आप पर। हम पे क्वेश्चन उठेंगे, सवालात उठेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।